नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। 100 दिनों में 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चनों को दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे थे। तो आज हमारा दोस्तों डे 6 है। तो इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे 20 क्वेश्चन हिंदी, 40 उत्तराखंड और 40 सामान्य ज्ञान के भीतर दोस्तों रीजनिंग, करंट अफेयर सभी आपको, कंप्यूटर सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर से देखेगा। सब कुछ दोस्तों आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। कहने को दोस्तों मात्र 100 प्रश्न है, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों और भी आपके प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे। जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जरूर से लिख भी सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है उत्तराखंड पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक भर्ती सभी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखेगा। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो आज जो न्यूज आई थी, क्या पैटर्न रहेगा उसके लिए, या इन भर्तियों से शुरू हो जाएगा या पुरानी भर्तियों से, या जो नई भर्ती आएंगी। दोस्तों जो जो फॉर्म पहले आ चुके हैं, अब उनमें लगभग कि पटवारी का पिछली बार जून में आया था फॉर्म, और लगभग देखिए कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। फॉरेस्ट गार्ड का भी अगस्त में आया था फॉर्म, तो देखिए तब से इतना समय हो चुका है। बाकी दरोगा के फॉर्म को भी आए दोस्तों लगभग इतने 6-7 महीने हो चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है। इनमें दोस्तों ये नहीं होगा। जो नई भर्ती आएंगी उनमें दोस्तों ये हो सकता है। बाकी देखने वाली बात होगी कि किस तरह का वो 2-2 चरण होंगे, 2-2 टियर होंगे, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, बहुत मेहनत करना या भद्दी चीजें लिखना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बहुत सुंदर लिखना, कलम तोड़ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मुहावरा अरबी, तुर्की, फारसी किस भाषा का शब्द है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुहावरा किस भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? दोस्तों रामचरितमानस यहाँ पर पहली बात ये, इसको पूरा आप मिला के लिखेंगे, वर्तनी में प्रश्न आएगा तो। रामचरितमानस दोस्तों 7 कांड हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन से कांडों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, ये सुंदर कांड होता भी है, सुने भी होंगे आपने। उत्तर कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। दोस्तों ये कुल मिलाकर 7 कांड हैं, ये आपको याद रखना है। रामचरितमानस दोस्तों एक गोस्वामी तुलसीदास की है, और ये दोस्तों अवधि में है। ये अवधि भी कई बार आता है कि किस भाषा में है, तो दोस्तों ये है अवधि में है। ये भी आपको याद रखना है, बांसवाड़ी अवधि बोली में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि केदारनाथ पांडे या केदार पांडे किसका मूल नाम था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम दोस्तों क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राहुल सांकृत्यायन का दोस्तों जन्म कब होता है? ये होता है 1893 में, और जब ये 1930 में श्रीलंका पहुंचते हैं, श्रीलंका जाते हैं, वहाँ दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनका नाम रखा गया। तो राहुल सांकृत्यायन आप बताएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। एक और प्रश्न दोस्तों जो राहुल सांकृत्यायन से आपको याद रखना है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इनको साहित्य अकादमी भी दिया जा चुका है 1958 में मध्य एशिया के इतिहास के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रानी और कानी, गजब है, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, धरपकड़। चोटी की पकड़ गीतिका, ये रचना दोस्तों, ये जो गीतिका है ये भी रचना है। तो ये किसकी है? ये है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण उपनाम से दोस्तों इनको जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये सभी के सभी दोस्तों हमारे सिलेबस में हैं। लगभग दोस्तों ये जो भी हैं 24 हैं, और 3 वीडियो दोस्तों इसकी आपको मिलेगी, और एक में दोस्तों लगभग हम 8 कवियों को देखेंगे, और 3 वीडियो में लगभग सभी 24 दोस्तों कवर हो जाएगा। लगभग 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, बहुत जल्दी आपको वो भी मिल जाएगी। तो सब कुछ हम देखेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो हम हर रोज़ करते रहते हैं, फिर भी उन वीडियो को देने के बाद भी आगे को, क्योंकि रिवीजन करते रहेंगे। दोस्तों ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और निराला दोस्तों ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोह जवानी ये याद रखना है।
कुकुरमुत्ता दोस्तों किनका है, ये भी इन्हीं का है। ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ था। कुकुरमुत्ता रचना किसकी है, ये है निराला की। जूही की कली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आएगा, ये भी इन्हीं का। तुलसीदास रचना दोस्तों किसकी है, ये भी निराला जी की है। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आजकल भारत के कारखानों में से एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही है। आजकल भारत के कारखानों से, तो आजकल भारत के कारखानों से बिल्कुल सही है, ये तो सही है। बनकर निकल रही है तो अंत में क्या बनकर ही निकल रही है, तो यही कहेंगे, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एक से बढ़कर एक से एक बढ़कर, एक से बढ़कर एक होना चाहिए था, एक से एक बढ़कर नहीं। तो ये दोस्तों कुछ अटपटा जैसा लग ही रहा था ना आपको। हाँ, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पार्थिव का संबंध है। पार्थिव बोले तो दोस्तों जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पार्थिव बोले तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची दोस्तों सारे के सारे लड़कों के नाम पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है, जैसे कमल, पंकज, एक और लड़के का नाम नलिन, एक और दोस्तों लड़के का नाम सरोज, एक लड़के का नाम पुष्कर। तो इस तरह से दोस्तों एक कमल के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल आसान आसान है। उत्पल दोस्तों ये भी है। सहकार दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा कमल को दोस्तों कंज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सरसिज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरसिज, मनसिज होता है दोस्तों कामदेव के लिए, और सरसिज होता है ये कमल के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा दोस्तों प्राचीन, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। गजब, मीरा छोटी बच्ची आधा लीटर दूध पी गई। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया दोस्तों, यहाँ पर कोई गुण है कतई नहीं, संख्यावाचक है जी कतई नहीं, सार्वनामिक बात ही नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल, जैसे कि कितना दूध पी लिया इस मीरा ने, मीरा आधा लीटर दूध पी लिया, तो नाप तोल का बोध कराए दोस्तों, उन्हें कहते हैं क्या, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो क्या चावल, 4 किलो और थोड़े फल, 1 लीटर दूध। तो मीरा तो यहाँ पर आधा लीटर दूध पी गई है पूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य दोस्तों कौन सा नहीं है, तो है, तो वर्ग पूरा दंती है, तो थो दो ये सब है। सौ दोस्तों ये वाला सौ, जी हाँ दोस्तों ये वाला सौ भी हमारा कैसा है, इसका नाम भी है दंती सौ। ये वाला दोस्तों सौ जो मैंने यहाँ पर लिखा है शिखर वाला सौ, ये दोस्तों कौन सा है, ये है तालु वाला। तो ये भी दोस्तों दंती है। टॉ दोस्तों अलग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉ, क्योंकि दोस्तों ये मूर्धा मूर्धन्य ध्वनि है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी 20, बाकी दोस्तों उसके बाद जीके, उत्तराखंड सब कुछ आने वाली है। बने रहेगा अंत तक, इसके और पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट दोस्तों आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय आपको शुद्ध लिखना है। अब देखिए ऑप्शन से, ये तो लिए तो क्या आधा होगा, बिल्कुल नहीं। ये सा हो गया, ये कहाँ से आ गया, असत लिए तो कुछ अटपटा, ये तो होगा नहीं। तो ये हो जाए दोस्तों अंतःस्थलीय, बिल्कुल सही उत्तर है। 1 नंबर आपका पक्का, अगर एग्जाम में आता है तो पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बानर का तत्भव है। बानर बोले दोस्तों बंदर, अब बांदर नहीं, खैर गांव में कहते हैं। बानर का बानर नहीं करना है दोस्तों, ये हो जाएगा बंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बंदर का पर्यायवाची मरकट भी से कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में आए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां पर पूछा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बोले दोस्तों स्वर संधि के भेद होते हैं 5।
ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो मोहजवानी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। किसी क्वेश्चन में दोस्तों गलती लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार। संस्कार दोस्तों सन कतई नहीं करना है, संस समस कुछ नहीं हो जाएगा, समधनकार दोस्तों संस्कार बनेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। उपसर्ग लगा है इसमें कौन सा? सम, याद रखिएगा। और संधि कौन सी बनेगी? तो ये बनेगी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है, यहां पर पूछा है कि राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 344 के फर्स्ट में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के फर्स्ट का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा 7 जून 1955। ये डेट भी आपको मोहजबानी याद होनी चाहिए। किसकी अध्यक्षता में? तो वीजी खेर की अध्यक्षता में। मोहजबानी याद रखेगा, एग्जाम में दोस्तों आएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? वो दोस्तों यहां पर आपको बताना है चांदी, तांबा, सोना, पीतल। चांदी दोस्तों ये है स्त्रीलिंग में, और जो बाकी हैं ये हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? जबरदस्त क्वेश्चन है। हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी, ये दोस्तों होने को माखनलाल चतुर्वेदी की दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं, पर इन दोनों के लिए दोस्तों नहीं मिला। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। मोहजबानी याद रखेगा। मध्य एशिया का इतिहास 1958 में राहुल सांकृत्यायन की रचना है। मध्य एशिया का इतिहास, इसके लिए इनको भी साहित्य अकादमी मिला था। ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम डाक तार सेवा टेलीग्राफ सर्विस शुरू की गई। दोस्तों ये की गई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य 1850 में। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच दोस्तों ये शुरू हुई थी, और 1854 में दोस्तों ये सभी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ये शुरू हुई थी। बाकी जब 1850 में हुई थी तो जिसे जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हीं का स्टाफ इसे इस्तेमाल करता था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद और नैनी के मध्य, ये भी महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद और नैनी के बीच दोस्तों विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा परिवहन शुरू हुई थी 1911 में। ये भी आपको याद रखना है। मुंबई और ठाणे के बीच चली थी ट्रेन। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? दोस्तों ये हो जाएगा डाकघर के। ऑप्शन नंबर ए 2008 से दोस्तों भारतीय डाक व्यवस्था के समग्र एवं दीर्घकालीन बदलाव करने के लिए प्रोजेक्ट एरो नामक योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भानु अथैया का नाम आपको याद रखना है। भारत के लिए पहला ऑस्कर साल 1983 में दोस्तों भानु अथैया ने जीता था। किसके लिए? तो फिल्म गांधी में पोशाक, ये मतलब कि जो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी दोस्तों किसकी है? पाणिनि की है। कुमार संभव अपने कालिदास। महाभाष्य किसकी है? तो पतंजलि है। पंतजलि नहीं बोलना है, कई लोग बोलते हैं पतंजलि, आपको बोलना है ना कि पंतजलि। 10 कुमार चरितम दोस्तों ये है दंडी की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों अब 4 दिवस दिए हुए हैं, चारों के चारों तो सही होंगे नहीं, एक इसमें से गलत है, तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, पहले दोस्तों आपको जो आता है उसे तो गलत नहीं करना है ना, ये सही है, इसे हम सही रख देंगे। शहीद दिवस 30 जनवरी, अब ये दोनों में टक्कर है, थोड़ा नए आपको दोनों लग रहे होंगे। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस दोस्तों 16 मार्च, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 तारीख तो है, 11 तारीख दोस्तों है, लेकिन यहाँ पर 11 जुलाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 11 मई को होता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? दोस्तों ये है अप्सरा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अप्सरा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। भारत ने परमाणु युग में दोस्तों 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ हुआ था। तो 1956 की ये बात है। तो अगस्त, ये इतना डेट याद मत रखिए, क्योंकि दोस्तों गूगल में जब मैंने देखा तो ये डेट भी थी उसमें, तो बाकी 1956 याद रखिए, अगर आता है तो इतना बहुत है। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों ये हो जाएगा वूलर झील, J&K वाली। सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, J&K। रेणुका झील हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। वेरीनाग झील, ये भी दोस्तों J&K, जम्मू कश्मीर। गोविंद सागर झील दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए जहां पर भारत लगा हुआ है और उत्तर इसका दोस्तों उत्तराखंड ही आना है। तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये देहरादून में, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। देहरादून में दोस्तों जो देववन नामक जगह है, यहाँ दोस्तों ये खुला था, बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको दोस्तों बताना है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी दोस्तों ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई दोस्तों कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों बनेगा। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है ब्रह्मागिरी से, नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर है, ब्रह्मागिरी दोस्तों यहाँ से निकलती है। नर्मदा दोस्तों MP, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से, बिल्कुल याद रखेगा। और जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कावेरी को, बूढ़ी गंगा गोदावरी को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? दोस्तों ये है कौन सा? सेंट या से कैथेड्रल चर्च, जो कि दोस्तों गोवा में है, जब पुर्तगालियों ने बनाया था अपने समय में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? कौन थे नहीं, कौन है? अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो समुद्र तट वाले राज्य कितने हैं, तो 9 हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें आते हैं। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। लेकिन यहाँ पर ये बात तो सही है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, यह आएगा प्रायद्वीपीय भारत, या दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल याद रखेगा, तमिलनाडु कतई नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जिम्मी कार्टर, रूजवेल्ट नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइजनहावर, इतना ही याद रखिए। बाकी ये ड्राइवर डेविड आइजनहावर, जैसे कि बराक हुसैन ओबामा, तो बराक ओबामा का नाम भी लंबा है। और वर्तमान में दोस्तों बाइडेन है, तो उनका नाम भी लंबा ही है। तो इतना ही, आइजनहावर इतना ही याद रखिए, बहुत है, एग्जाम में गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्त प्रश्न है। बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं, NPA का पूर्ण रूप। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता आ जाए और 1 नंबर आपको फ्री में गिफ्ट मिल जाए, लेकिन इतने आसान से नहीं मिलेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिल्कुल याद रखिएगा, मोहत जबानी। NPA का दोस्तों जो पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि हिंदी में बोले तो गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित संपत्ति, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे गलती करेंगे, लेकिन आपको नहीं करनी है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति,
विशेषाधिकार समिति, नियम समिति। दोस्तों अगर आपने उत्तर लोक लेखा समिति दिया है तो आपको बड़ा तगड़ा झटका लगा है, 1 नंबर सीधे सीधे चला गया है, साथ ही 0.25 ये भी आपके चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जाम तो है नहीं। अब यहाँ पर गलती होगी तो एग्जाम में याद रहेगा। देखो कैसे, लोक लेखा समिति का दोस्तों जो पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये होता है दोस्तों नियम समिति का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जो भी होंगे, जैसे वर्तमान में कौन है तो ओम बिरला है, ये आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये याद रखेगा कि लोक लेखा समिति नहीं करना है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, ये करते हैं खुद लोकसभा अध्यक्ष। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियम समिति। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के बारे में समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा कतई नहीं, ये हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर। इसके लिए दोस्तों आता है अनुच्छेद नंबर 231। अनुच्छेद 231 में दोस्तों बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। इसे अपन के यहाँ बहुत सारे भारत में इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा है, 20वें नंबर का है। तो इतने वर्तमान में कितने हैं तो 25 हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति 1977। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी तो ये आई थी 1957 में। सादिक अली समिति ये आई थी कब 1964 में। ये भी आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति 1977। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान दोस्तों अंगीकार बोले तो कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आपको याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 63 ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 दोस्तों ये राष्ट्रपति से संबंधित है। वर्तमान में भारत में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम। दोस्तों देखिए असम थोड़ा ये पूर्वोत्तर राज्यों में आता है ना इन सब के मुकाबले, तो ये इन तीनों का है। बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, इनका लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है, छाऊ है। असम दोस्तों ये कहाँ का है, ये हो जाएगा बिहू का, असम का हो जाएगा बिहू, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है। विश्वनाथ मंदिर दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये है काशी, वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। लिंगराज मंदिर कई बार आ चुका है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये सभी दोस्तों उड़ीसा में होती है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सभी के सभी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था, ये हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था तो ये था जहांगीर। अगर आएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शाहजहां के काल को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस दोस्तों ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार शेष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स, इनकी दोस्तों जो पुस्तक है वो सभी को याद होगी। कार्ल मार्क्स की दोस्तों जो पुस्तक है
वो है दास कैपिटल। ये आप सभी को याद है 1867। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे, ये हो जाएगा जर्मन के थे। ये आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे दोस्तों आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स दोस्तों इनको मार्क्सवाद का जनक भी कहा जाता है। मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स, बिल्कुल याद रखेगा। और दास कैपिटल तो आप सभी को याद होगी, इनकी दूसरी पुस्तक भी है, वो बहुत कम लोगों को याद होगी, उसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसे भी याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? दोस्तों ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। औद्योगिक का दोस्तों औद्योगिकरण बहुत हुआ उस समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सीएसओ आपको नहीं करना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति और किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो ये हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। बाकी ये जो गोवा है, केरल है, जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पाई जाती है। पिछली बार दोस्तों सचिवालय रक्षक में प्रश्न पूछा गया, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वो है एमपी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत ही दोस्तों एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान और अपने उत्तराखंड का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये आप सभी को पता है, राजा जी अपने ही है दून में। कान्हा दोस्तों, कान्हा किस लिए? ये एमपी में है। दुधवा ये यूपी में है। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही? 4 दशक दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, किन में रही ये आपको बताना है। ये हो जाएगा 1961 से 1971 के दशक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, एक प्रश्न यही है। जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? महिला और पुरुष दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 16 10 नहीं, ये हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है, गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन ये नारा किसने दिया था? ये दिया था नेहरू ने। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला है, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? बीडी सावरकर, वीर सावरकर का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आरसी मजूमदार भी ऑप्शन में है, आरसी मजूमदार का भी दोस्तों एक कथन आपको याद रखना है। 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने, रमेश चंद्र मजूमदार ने। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों ये जुड़ा था तीनकटिया से। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो शंकराचार्य दोस्तों इनका संबंध उत्तराखंड से भी रहा है। कार्तिकेयपुर राजवंशी के समय, इष्टगण के समय ये उत्तराखंड में आए थे और इनकी समाधि भी केदारनाथ में ही है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था किस गांव में? हो जाएगा केरल कलाडी। अगला प्रश्न है, एमएस डॉस है। एमएस डॉस दोस्तों क्या है? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस डॉस ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? दोस्तों ये 5 लाख, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? दोस्तों ये कोण का एक फॉर्मूला होता है, इससे आप जब निकालेंगे तो ये आएगा 6 डिग्री। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द। दोस्तों ये देखिए QUA 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 QUA। अब QA तो 3 तो हो गए, 3 कट गए हमारे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर L, तो R से पहले क्या आएगा? L आएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यूनतम का संबंध अधिकतम, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम अधिकतम, सबसे अच्छा और सबसे खराब, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा। ये किस देश से संबंधित? दोस्तों ये जापान और चीन के नहीं, ये हो जाएगा हांगकांग के। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर शिखर स्टडी पॉइंट हांगकांग में होता तो नाम क्या होता? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों क्रिकेट। अगला प्रश्न है, 3 धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है। बिंगरी, किंगरी बिंगरी और ऊंटा, ये तीनों दोस्तों 3 धुरा में सम्मिलित हैं, जबकि मानसा लंपिया ये भी पिथौरागढ़ में होने को, ये तीनों पिथौरागढ़ में है। मानसा लंपिया ये भी पिथौरागढ़ में है, तो ये 3 धुरा में सम्मिलित नहीं है। किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? तो डोलोमाइट सेब के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? दोस्तों सेब के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है JNDK, दूसरे नंबर पर आता है HP, तीसरे नंबर पर आता है अपना प्यारा उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, शिल्ला शिला और रावण शिला स्थित है। दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि मार्कंडे शिला कहाँ है, नारद शिला कहाँ है, नारसिंह शिला कहाँ है, ये सभी चमोली में है। तो शिल्ला शिला, रावण शिला, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। आज का पहाड़ त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। आज का पहाड़ दोस्तों पत्रिका निकलती है पिथौरागढ़ से, और सिर्फ पहाड़ पत्रिका, मैंने आज का हटा दिया, ये पहाड़ पत्रिका ये निकलती है नैनीताल से। इसका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पांडव शैली में निर्मित मधमेश्वर नाथ में भगवान के किस अंग की पूजा होती है? मधमेश्वर नाथ में दोस्तों नाभि की होती है, तुंगनाथ में भुजाओं की होती है, जटा केस कल्पेश्वर, मुख रुद्र नाथ में मुख। इसका सही उत्तर दोस्तों नाभि। अगला है, राज्य गठन से पूर्व विधान परिषद की सीटें कितनी थी? तो 22 दोस्तों जो थी वो विधानसभा की थी, 9 उसमें से दोस्तों किसकी थी? विधान परिषद की सीटें थी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अंतरिम विधानसभा का दोस्तों जो अंतरिम विधान जो गठन किया गया था दोस्तों कितने विधायकों से किया गया था? तो 30 विधायकों से दोस्तों किया गया था, क्योंकि उसमें 8 फिर 1 का जो विधान परिषद के सदस्य थे उनका कार्यकाल पूरा हो जाता तो 30 रह गए थे। ये हो जाएगा 9 विधान परिषद के क्या थे? राज्य गठन से पूर्व इतनी सीटें थी। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा, दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वर्तमान में बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, मानव को हाथों में हाथ डाले नृत्य करते चलचित्र लुएथाप। लुए बोले दोस्तों रक्त, जैसे कुमाऊं में लुए बोला जाता है रक्त को, खून को, तो लुएथाप में दोस्तों ये है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते, ये हो जाएगा लुएथाप। लागू गुफा अल्मोड़ा, फलसीमा अल्मोड़ा, मलारी चमोली। रुद्रशिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में नागपति नाग वो अशोक चल्ल का उल्लेख है, ये है दोस्तों गोपेश्वर में, गोपेश्वर चमोली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नागपति नाग अशोक चल्ल दोनों का उल्लेख है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 1191 में अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया।
इंद्रमणि बडोनी को दोस्तों उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। 24 दिसंबर को इनके जन्मदिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर है कि इन्होंने आमरण अनशन कब शुरू किया, ये हो जाएगा दोस्तों 7 अगस्त 1994 को। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है श्रीकंठ पर्वत कहाँ है। अब देखो प्रश्न में कि श्रीकंठ पर्वत ऊंचाई भी दे दी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 67-28 मीटर है, उत्तरकाशी में है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है सदाबहार प्रश्न दोस्तों, हर बार आएगा और हर बार 1 नंबर, सभी को गिफ्ट मिलेगा। इसके लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, यही प्रश्न न जाने कितनी बार परिभाषा बदलकर आएगा, आते रहेगा। 1 जून 2002, इतना ही याद रखे, एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन। अल्मोड़ा एक ऑप्शन हटा, हरिद्वार दूसरा ऑप्शन हटा, अल्मोड़ा ये हटा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा देहरादून, टिहरी और चमोली। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है झपटो छीनो आंदोलन, ये दोस्तों कब शुरू हुआ था। 21 जून 1998, ना कि 88, याद रखेगा। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998, संबंध दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। बिल्कुल आपको याद रखना है, झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उद्देश्य क्या था इसका, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको दिलाना था, ये आपको याद रखना है। फिर क्या किया, ग्रामीणों को नहीं मिला, ग्रामीण हुए आग बबूला। उन्होंने क्या किया, फिर वो अपने जो उनके जो पशु थे उनको लेकर घुस गए कहाँ, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में। बात कुल मिला के यही है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है नए वन कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य अनिवार्य। दोस्तों ये हैं 4, तो 4 का होना जरूरी है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है देशों के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ सकता है फिर से, क्योंकि पहले आ चुका है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का स्थान है कौन सा, 13वां। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। 20वां स्थान दोस्तों ये किस में है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 25वां स्थान दोस्तों ये किस में है, 25वां स्थान दोस्तों ये है जनघनत्व के मामले में। 17वां स्थान दोस्तों ये साक्षरता में है, महिला या पुरुष दोस्तों किसी न किसी रूप में। 20वां स्थान भी कोई ना कोई है, ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। और लिंगानुपात की दृष्टि से ये हो जाएगा 13वां, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमने देखे हैं, इस ऑप्शन का आपको बताने की क्या है, महिला पुरुष किसी न किसी मामले में कुछ ना कुछ है, जरूर बताइएगा। उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है, एक एग्जाम में आया। झेलम पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी। श्रीकंठ पर्वत 67-28 अभी हमने देखा था। कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति स्तंभ पर्वत उत्तरकाशी। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, तो ये सभी के सभी हमारे उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है स्वाधार परियोजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 2001-2 में, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि स्वाधार योजना ये कब आई थी। इसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने के लिए ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है राज्य में एक नाली जमीन बराबर होता है, तो एक नाली जमीन बोले तो 16 मुट्ठी, एक नाली में 4 मान होते हैं। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों ये हो जाएगा 16%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म जगवाल, गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा, तो ये हो जाएगा 1300। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है। दोस्तों ये है केदारनाथ की द्वार पट्टिका पर, तो केदारनाथ में है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पद्म बहादुर मल्ल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म बहादुर मल्ल का संबंध दोस्तों किस खेल से है, ये है मुक्केबाजी से इनका संबंध था, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और ये दोस्तों एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 1962 में इन्हें क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार।
अगला प्रश्न है सतखोल हिमालय आश्रम स्थित है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको डोल आश्रम दिखाया था, वो भी अल्मोड़ा में था। सतखोल हिमालय आश्रम दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में ही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यमुना के बेटे, टिहरी की कहानियां, विद्यासागर, नौटियाल, भैंस का कटिया, ये सभी दोस्तों इन्हीं का है। भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, मोहन गाता जाएगा, ये सब इन्हीं के। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत की गई। पालना दोस्तों, पालेंगे किसे, पालेंगे दोस्तों बच्चों को। कौन से बच्चों को, जो अनाथ बच्चे होंगे उनसे दोस्तों ये संबंधित है, तभी दोस्तों ये पालना योजना इसका नाम है। पालना योजना अनाथ बच्चों को दोस्तों उत्तराखंड सरकार गोद लेगी और ये शुरू हुई थी कब, 2 अक्टूबर 2015। अगला प्रश्न है कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहां लगाएगी। दोस्तों ये लगाएगी डीडी हाट में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाएगी। कुमाऊं और टिहरी रियासत में चाय की पहली खेप दोस्तों लगी थी यहाँ 1835 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अल्मोड़ा में लगी थी जैसे 1835 में, कुमाऊं में, अल्मोड़ा का जो लक्ष्मीश्वर वाला इलाका है, और इसके अलावा भीमताल में लगी थी, भीमताल के आसपास। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ। दोस्तों गार्डनर पहला, ट्रेल ने तो बैक टू बैक 7 भूमि बंदोबस्त किए। विकेट बंदोबस्त दोस्तों ये 1863 से लेकर 1873 के बीच में। ये हो जाएगा ई के पो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है खेड़ी, ग्राम खेड़ी देवी की पूजा दोस्तों ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। बोक्सा, चामुंडा देवी इन्हीं की है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बोक्सा। अगला प्रश्न है गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित गढ़ है। कुइलीगढ़, फलियाणगढ़, रवाणगढ़, बांगरगढ़। दोस्तों ये जगह रवाणगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परमार वंश के कौन से राजा थे श्याम शाह। जैसे दोस्तों 55वें राजा पूछा गया था कि टिहरी रियासत के 55वें राजा कौन थे, तो महाराजा सुदर्शन शाह थे। तो श्याम शाह परमार वंश के कौन से राजा थे दोस्तों, ये थे 45वें। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें जहांगीर ने हाथी और घोड़ा उपहार स्वरूप दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री द्वारा कुड़िंदू का उल्लेख किया गया। तो कुड़िंदू का उल्लेख दोस्तों ये क्या है, विदेशी लेखक टॉलमी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। में गल्ला छाड़ा अनाज का कौन सा भाग था। तो गल्ला छाड़ा दोस्तों अनाज का छठा भाग था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गोला चोड़ किला कहाँ स्थित है। तो गोला चोड़ किला दोस्तों यह है चंपावत में, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि। तो वन से लगी दोस्तों भूमि बुनिया भूमि। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों ये हुआ था 21 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है कैनविस सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये है भांग का। काफल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ये है माइरिका एस्कुलेटा। रिंगाल का एग्जाम में पूछा ही क्या था, किमोनो बम्बोसा फैलकाटा, तो याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा भांग का। अगला प्रश्न है हमारा आखिरी प्रश्न, झूला देवी मंदिर स्थित है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रानीखेत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत। तो झूला देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।